जरा सोचिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान, एक ऐसा आदमी जिसके पास इतनी दौलत है कि वो पूरे देशों की अर्थव्यवस्थाएं हिला सकता है। वो अपने बेटे को विरासत में क्या देगा? ज्यादातर लोग तो यही सोचेंगे कि शायद स्विस बैंक के अकाउंट्स या तिजोरियों की चाबियां है ना। बिल्कुल, या फिर कोई बहुत बड़ी वसीयत। लेकिन आज हम जिस खजाने की बात कर रहे हैं, वो सोने चांदी से भरा कोई संदूक नहीं है। वो है 38 खत। हाँ, और ये कोई आम खत नहीं है। जी हाँ, इतिहास के सबसे रईस और ताकतवर उद्योगपतियों में से एक जेडी रॉकफेलर द्वारा अपने बेटे को लिखे गए 38 पत्र। हमारे पास इन पत्रों की एक बहुत ही विस्तृत ऑडियो बुक ट्रांसक्रिप्ट है, और आज की हमारी इस विस्तृत चर्चा का जो मिशन है वो है इन पत्रों की गहराई में उतरना। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं कि आखिर एक अरबपति पिता ने अपने बेटे को सफलता के बारे में असल में क्या सिखाया। और यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो ये है कि ये पत्र कोई टिपिकल बिजनेस स्कूल की थ्योरी नहीं है। मतलब रॉकफेलर अपने बेटे को केवल ये नहीं बता रहे थे कि क्या करना है, वो उससे पूरी की पूरी साइकोलॉजी समझा रहे थे कि बाजार में कोई भी दाव क्यों खेला जाता है। हाँ, वो एक तरह से उसे वो चश्मा दे रहे थे जिससे दुनिया के सबसे ताकतवर लोग इंसानों को और खुद अपनी कमजोरियों को देखते हैं। एक बेहद साधारण शुरुआत से उठकर दुनिया का सबसे बड़ा तेल साम्राज्य बनाना, ये कोई इत्तेफाक तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। और इन 38 पत्रों में उस सफर का हर एक कच्चा सच मौजूद है। तो फिर चलिए सबसे बड़े और आम भ्रम से ही इस चर्चा को शुरू करते हैं। आज के समय में अक्सर ये मान लिया जाता है कि जो लोग बहुत ज्यादा सफल होते हैं, उन्हें वो सफलता या तो खानदानी दौलत से मिली होती है या फिर उनकी किस्मत बहुत तेज होती है। हाँ, हम अक्सर बस नतीजों को देखते हैं। हम उस जमीन को नहीं देखते जहां से वो इमारत उठनी शुरू हुई थी। और रॉकेफेलर के पहले और दूसरे पत्र इसी भ्रम के चीथड़े उड़ा देते हैं। मतलब वो किस्मत को नहीं मानते थे। वो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखते हैं कि हमारी नियति, हमारा भविष्य हमारे अपने कामों से तय होता है, इस बात से नहीं कि हम कहाँ पैदा हुए। वो अपने बेटे को याद दिलाते हैं कि उनकी अपनी शुरुआत कोई महलों में नहीं हुई थी। हाँ, मैंने ट्रांसक्रिप्ट में पढ़ा था कि वो एक मामूली मुनीम यानी बुक कीपर के तौर पे काम करते बिल्कुल बिल्कुल, जहां हफ्ते की कमाई सिर्फ $5 थी। और हालात तो ये थे कि स्कूल के दिनों में उनकी किताबें तक उनके पड़ोसियों ने खरीद कर दी थी। अरे वाह, ये वाकई सोचने वाली बात है कि एक इंसान जिसके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं थे, वो दुनिया का सबसे बड़ा अरबपति बन गया। लेकिन रॉकेफेलर किस्मत के बारे में असल में क्या सोचते थे? क्योंकि कोई चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, लोग फिर भी कहेंगे कि भाई इसका तो लक अच्छा था। इस पर स्रोत में एक बहुत ही जबरदस्त कहानी का जिक्र है, मैकार्मिक की कहानी। मैकार्मिक कोई बड़े वैज्ञानिक या इंजीनियर नहीं थे। तो वो क्या करते थे? वो बस एक बहुत ही साधारण से कृषि उपकरण बेचने वाले व्यापारी थे। लेकिन उन्होंने एक हार्वेस्टर मशीन बनाई जिसने अमेरिकी खेती का पूरा नक्शा ही बदल कर रख दिया। वो रातों रात बहुत अमीर बन गए। और फिर सबने उन्हें लकी कहना शुरू कर दिया होगा। बिल्कुल, हर कोई उन्हें भाग्यशाली कहने लगा। यहां तक कि फ्रांसीसी लोग भी उनकी किस्मत की मिसालें देने लगे। लेकिन खुद मैकार्मिक का अपनी सफलता के बारे में एक बड़ा ही मशहूर कोट है। उन्होंने कहा था, किस्मत योजना का बचा हुआ हिस्सा है। किस्मत योजना का बचा हुआ हिस्सा है, ये लाइन अपने आप में बहुत गहरी है। अगर मैं इसे एक उपमा से समझाने की कोशिश करूं तो ये कुछ ऐसा है कि आप ताश के खेल में बैठे हैं और इस इंतजार में नहीं है कि आपको अच्छे पत्ते बटेंगे। सही कहा, आप पत्तों का इंतजार नहीं कर रहे हैं। यह डिजाइन आखिर कैसे बना सकता है? जमीन पर यह कैसे काम करता है? देखिए, अगर हम इसे बिजनेस की बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो रॉकफेलर के नजरिए से भाग्य की योजना बनाने के लिए दो सबसे जरूरी चीजें हैं। पहला, आपको बिल्कुल साफ तौर पे पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है। और दूसरा? और दूसरा, आपको अपने संसाधनों यानी अपने रिसोर्सेज की पूरी समझ होनी चाहिए। जब रॉकफेलर ने क्लीवलैंड में तेल के व्यापार में कदम रखा था तो वो बाजार बहुत ही अस्थिर था। गला काट प्रतिस्पर्धा चल रही थी। हाँ, कोई भी नया इंसान तो डर ही जाता। बिल्कुल, लेकिन उन्होंने हाथ पर हाथ रखकर अच्छे समय का इंतजार नहीं किया। उन्होंने एक शतरंज की खिलाड़ी की तरह सोचा। उन्होंने देखा कि उनकी ताकत क्या है, निवेशकों को कैसे अपने पाले में लाना है और कैसे एक-एक करके छोटे प्रतिस्पर्धियों को खरीदना है। मतलब उनके लिए किस्मत आसमान से टपकने वाली चीज नहीं थी। सही समय पर सही दांव चलना ही किस्मत बनाना था।
अब यहाँ बात सच में बहुत रोचक हो जाती है। ठीक है, हमने किस्मत डिजाइन कर ली, योजना बना ली, लेकिन सिर्फ सोचने से तो साम्राज्य नहीं बनते ना। एकदम सही बात। पत्र 4 और 7 में उन्होंने आइडियाज और एक्शन के बीच की खाई पर बहुत जोर दिया है। और आज के स्टार्टअप कल्चर में तो ये बात बहुत ही प्रासंगिक लगती है। हाँ। आज हर दूसरे इंसान के पास $1 बिलियन आइडिया है। हाँ, और रॉकफेलर ऐसे आइडियाज को बहुत ही कमतर आंकते थे। उनका मानना था कि सिर्फ अच्छे विचारों की बाजार में कोई खास कीमत नहीं होती। उन्होंने इसे कौड़ियों के भाव कहा। असली कीमत तो इस बात की है कि आप उस आइडिया को जमीन पर कैसे उतारते हैं। लेकिन एक मिनट, मैं यहाँ थोड़ी चुनौती पेश करना चाहूंगी। क्या हर चीज में तुरंत कूद पड़ना या अभी करो वाला रवैया अपनाना जल्दबाजी नहीं है? हम अक्सर सुनते हैं कि सही समय का इंतजार करना चाहिए, मार्केट को समझना चाहिए। क्या 100% परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करना एक अच्छी और सुरक्षित रणनीति नहीं है? यही तो लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। देखिए, रॉकफेलर का मतलब आंख बंद करके खाई में कूदना नहीं है। उनका सीधा सा मतलब है कि अतिरिक्त योजना, यानी पैरालिसिस बाय एनालिसिस के जाल में फंसने से बचना। अच्छा, मतलब इतना ज्यादा सोचना कि आप कुछ कर ही ना पाए? बिल्कुल। होता क्या है कि लोग सुरक्षित रणनीति या सही समय का इंतजार करते करते कुछ करते ही नहीं है। फेल होने के डर से वो लकवाग्रस्त हो जाते हैं। रॉकफेलर साफ कहते हैं कि 100% परफेक्ट समय मूर्खों का इंतजार है, क्योंकि दुनिया में परफेक्ट समय कभी आता ही नहीं है। हाँ, और शायद यही वजह है कि उन्होंने थॉमस एडिसन का वो मशहूर उदाहरण भी दिया था। एडिसन हमेशा कहते थे कि वो बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल नहीं हुए, बल्कि उन्होंने काम ना करने वाले 10,000 तरीके खोज लिए थे। सही बात है। और रॉकफेलर का अपना अनुभव भी कुछ ऐसा ही था। तेल के साम्राज्य से पहले उन्होंने बीन्स के व्यापार में एक बहुत बड़ा निवेश किया था। बीन्स के व्यापार में? हाँ, लेकिन किस्मत देखिए, एक भयानक पाले की वजह से, मतलब फ्रॉस्ट की वजह से पूरी फसल बर्बाद हो गई। बाप रे, मतलब उनका सारा पैसा डूब गया? पैसा डूबा ही नहीं, बल्कि उनके सप्लायर्स ने भी उनके साथ बहुत बड़ा धोखा किया। सप्लायर्स ने बची खुची बीन्स में रेत और भूसा मिला दिया था ताकि वजन बढ़ जाए। ये एक बहुत बड़ी आपदा थी। कोई आम इंसान होता तो शायद टूट जाता या खुद को कोसता रहता या किस्मत को दोष देकर बैठ जाता। लेकिन रॉकफेलर ने इसे रुकने का बहाना नहीं बनने दिया। तो उन्होंने इस झटके से वापसी कैसे की? उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। उन्होंने फिर से कर्ज उठाया, अखबारों में विज्ञापन छपवाए, नए सिरे से व्यापार शुरू किया। और मजे की बात देखिए, उस साल भी उन्होंने मुनाफा कमाया। अरे वाह! रॉकफेलर के खतों में एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात लिखी है। बहाने बनाना एक तरह की मानसिक बीमारी है। यही बीमारी 99% विफलताओं का असली कारण है। जो लोग फेल होते हैं वो हमेशा अपनी उम्र, अपनी सेहत या खराब हालात को दोष देते हैं। रॉकफेलर कहते हैं कि दुनिया एक जंगल की तरह है। जब आप कोई मौका लपकते हैं तो असल में आप किसी और का मौका छीन रहे होते हैं। बिल्कुल, दुनिया एक जंगल है। ये एक बहुत ही खतरनाक लेकिन दिलचस्प विचार है। तो चलिए इसी जंगल की गहराइयों में चलते हैं, यानी व्यापारिक वास्तविकता की ओर। जब आप मैदान में उतरते हैं तो आपका सामना दुनिया के सबसे शातिर दिमागों से होता है। पत्रों में, खासकर पत्र 11, 23 और 26 में लालच, प्रतिस्पर्धा और सहयोग को लेकर रॉकफेलर के जो विचार हैं वो बहुत ही कठोर हैं। कठोर भी और कई लोगों के लिए बहुत विवादास्पद भी। बिल्कुल, जैसे कि लालच या ग्रीड को लेकर उनके बिजनेस स्कूल के एक शिक्षक ने उनसे कहा था कि लालच बहुत जरूरी है। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि एक पिता अपने बेटे को लालची होने की सीख कैसे दे सकता है? हाँ, क्योंकि ये तो हमारी आम सामाजिक धारणा के बिल्कुल उलट है, जहां लालच को एक बुरी बला माना जाता है। सही बात है। लेकिन रॉकफेलर ने लालच की परिभाषा ही बदल दी थी। उनके लिए लालच का मतलब किसी का हक मारना नहीं था। उनके लिए लालच का मतलब था महत्वाकांक्षा। वो मानते थे कि लालच ही वो चीज है जो इंसान के अंदर उम्मीद जगाती है और उसे विकास करने के लिए प्रेरित करती है। मतलब अगर और ज्यादा पाने की भूख नहीं होगी तो इंसान आगे ही नहीं बढ़ेगा। बिल्कुल, अगर भूख नहीं होगी तो दुनिया का विकास वहीं रुक जाएगा। और जब इस भूख या लालच के रास्ते में कोई प्रतिस्पर्धी आ जाए तो वो क्या करते थे? मिस्टर बेंसन का उदाहरण स्रोत में बहुत प्रमुखता से दिया गया है। हाँ, मिस्टर बेंसन का उदाहरण रॉकफेलर के काम करने के तरीके को समझने के लिए सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। बेंसन ने रॉकफेलर के एकाधिकार यानी मोनोपोली को तोड़ने के लिए एक बहुत लंबी तेल पाइपलाइन बिछाने की योजना बनाई थी। ये तो रॉकफेलर के लिए एक सीधा और बहुत बड़ा खतरा था। बिल्कुल। तो रॉकफेलर ने क्या किया? क्या उन्होंने अपनी ट्रांसपोर्टेशन की कीमतें कम कर दी ताकि बेंसन बाजार से बाहर हो जाए? देखिए, सिर्फ कीमतें कम करना तो एक आम रणनीति है।
रॉकफेलर ने इससे कहीं आगे की सोची। उन्होंने बेंसन की पूरी लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन को ही पंगु बना दिया। वो कैसे? सोचिए, तेल पाइपलाइन से आ तो जाएगा, लेकिन उसे रखने के लिए जगह तो चाहिए ना। रॉकफेलर ने चुपचाप मार्केट के सारे बड़े स्टोरेज टैंक ही खरीद लिए। अरे वाह! मतलब बेंसन ने तेल तो निकाल लिया, लेकिन उसे स्टोर करने के लिए उसके पास कोई जगह ही नहीं बची। सटीक तौर पर यही हुआ। रॉकफेलर ने बेंसन के ही प्रोडक्ट को उसके लिए एक मुसीबत बना दिया, और उसके बाद जब बेंसन पूरी तरह से फंस गया, तब रॉकफेलर ने अपनी ट्रांसपोर्टेशन दरें इतनी गिरा दी कि बचे खुचे सारे ग्राहक भी रॉकफेलर के पास आ गए। गजब की चाल थी ये तो। हाँ, रॉकफेलर विरोधियों को पूरी तरह से कुचलने में विश्वास करते थे, लेकिन वो इस बात पर भी जोर देते थे कि ये सब अनैतिक तरीके से नहीं होना चाहिए। अच्छा, मतलब चीटिंग नहीं करनी है। बिल्कुल नहीं। उनका मानना था कि अनैतिकता या बेईमानी आपको लंबी सफलता नहीं दे सकती। स्टोरेज टैंक खरीदना बेईमानी नहीं थी, ये एक मास्टर स्ट्रोक था। ये तो दुश्मनों को खत्म करने की बात हुई। हम्म, लेकिन व्यापार में एक दूसरा पहलू भी होता है, सहयोग या कॉपरेशन। हम्म, स्रोत में जेपी मॉर्गन और हेनरी फ्लेगलर के साथ उनके काम करने का भी जिक्र है। अब हम्म। जेपी मॉर्गन और रॉकफेलर का तो 36 का आंकड़ा था ना? बिल्कुल। दोनों एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, और यहीं पर व्यापारिक व्यवहारिकता यानी प्रैग्मैटिज्म का सबसे बड़ा सबक मिलता है। रॉकफेलर ने अपने बेटे को सिखाया कि बिजनेस में सहयोग केवल दोस्ती या भावनाओं के लिए नहीं किया जाता, सहयोग किया जाता है आपसी लाभ के लिए। मतलब व्यापार एक ऐसा युद्ध क्षेत्र है जहां आपका आज का सबसे बड़ा दुश्मन कल सुबह आपका रणनीतिक साझेदार बन सकता है। 100%। जेपी मॉर्गन को स्टील उद्योग पर अपना दबदबा बनाना था, और वो जानते थे कि रॉकफेलर के साथ के बिना यह मुमकिन नहीं है। रॉकफेलर भी बात समझते थे, इसलिए अपनी निजी नफरत को किनारे रखकर उन्होंने हाथ मिलाया। तो रॉकफेलर के लिए सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू थे। बिल्कुल, और दोनों का अंतिम लक्ष्य सिर्फ एक था, जीतना। और जीतने के लिए धैर्य कितना जरूरी है, यह हमें उनके एक शुरुआती पार्टनर मिस्टर क्लार्क के किस्से से पता चलता है। हाँ, मिस्टर क्लार्क का किस्सा सच में बहुत दिलचस्प है। क्लार्क एक बहुत ही अमीर पारिवारिक पृष्ठभूमि से आते थे। वो बात बात पर रॉकफेलर को नीचा दिखाते थे, उनका मजाक उड़ाते थे, यहाँ तक कि वो कंपनी का नाम भी अपनी मर्जी से बदलना चाहते थे। तो रॉकफेलर जैसा इंसान जो बेंसन जैसे लोगों को कुचल देता था, उसने क्लार्क का ये अपमान कैसे बर्दाश्त कर लिया? क्योंकि रॉकफेलर जानते थे कि उस वक्त उनके पास खुद का साम्राज्य खड़ा करने के लिए पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उन्हें क्लार्क के पैसों की जरूरत थी। अच्छा, तो उन्होंने सही समय का इंतजार किया। हाँ, उन्होंने उस अपमान को कोई कमजोरी मानकर नहीं सहा, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के तहत सहा। उन्होंने इंतजार किया, और जब उनके पास पर्याप्त ताकत और पैसा आ गया, तब उन्होंने सही समय पर क्लार्क को कंपनी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। क्या बात है! रॉकफेलर कहते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना आवेग होता है। अगर वो गुस्से में आकर तुरंत प्रतिक्रिया देते, तो शायद वो कभी इतने बड़े उद्योगपति नहीं बन पाते। ये वाकई एक बहुत ही शानदार नजरिया है कि धैर्य कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि वो एक हथियार है। लेकिन अब एक बहुत ही बड़ा सवाल उठता है, तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब कोई व्यक्ति इतना सारा पैसा कमा लेता है, दुश्मनों को कुचलकर, रणनीतिक साझेदारियां करके एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लेता है, तब एक नेता के रूप में उसकी क्या जिम्मेदारी होती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। क्या वो अंत तक बस एक कठोर और निर्मम व्यापारी ही बना रहता है? क्योंकि पत्र 31, 35, 36 और 38 इस तस्वीर का एक बिल्कुल ही अलग पहलू दिखाते हैं। हाँ, ये पत्र रॉकफेलर के उस मानवीय पहलू को सामने लाते हैं जिसकी आमतौर पर ज्यादा चर्चा नहीं होती। रॉकफेलर ये बहुत अच्छी तरह से समझते थे कि असली ताकत लोगों को डराने या दबाने में नहीं है, बल्कि उन्हें सशक्त बनाने में है। उन्होंने अपने बेटे को लिखा कि दुनिया के हर इंसान, हर कर्मचारी के माथे पर एक अदृश्य साइन बोर्ड टंगा होता है। और उस साइन बोर्ड पर क्या लिखा होता है? उस पर लिखा होता है, मुझे महत्वपूर्ण महसूस कराएं, यानी मेक मी फील इम्पोर्टेंट। हाँ, हर इंसान चाहता है कि उसकी कद्र हो। बिल्कुल। रॉकफेलर ने इसे समझाने के लिए एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर का बहुत ही खूबसूरत उदाहरण दिया है। वो कंडक्टर वाला उदाहरण मुझे बहुत पसंद आया। इसे थोड़ा और विस्तार से समझते हैं। तो रॉकफेलर कहते हैं कि जरा एक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा के कंडक्टर के बारे में सोचिए। उसका काम क्या होता है? बेहतरीन संगीत पैदा करना। लेकिन अगर वो कंडक्टर अपना चेहरा दर्शकों की तरफ रखे और अपनी पीठ अपने ही ऑर्केस्ट्रा यानी अपने संगीतकारों की तरफ कर ले, तो क्या वो कभी अच्छा संगीत निकाल पाएगा? कभी नहीं, उसका तालमेल ही टूट जाएगा। बिल्कुल। एक अच्छे नेता को हमेशा अपना ध्यान अपने लोगों, अपने कर्मचारियों की तरफ रखना होता है।
रॉकफेलर अपने कर्मचारियों को बहुत अच्छा वेतन देते थे और उनका सम्मान करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि यही लोग उनका साम्राज्य चला रहे हैं। और बात सिर्फ कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं थी, संपत्ति को लेकर भी उनका नजरिया बहुत जिम्मेदारी भरा था। 1907 के वॉल स्ट्रीट वित्तीय संकट का किस्सा इसका सबसे बड़ा सबूत है। उस समय अमेरिका की अर्थव्यवस्था डूबने के कगार पर थी। हाँ, बड़े बड़े बैंक दिवालिया हो रहे थे। और यहाँ जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये है कि उस समय थियोडोर रूजवेल्ट की सरकार रॉकफेलर की ही कंपनी के खिलाफ एंटी ट्रस्ट मुकदमा चला रही थी। मतलब सरकार उन्हें तोड़ना चाहती थी। बिल्कुल। लेकिन जब देश पर आर्थिक संकट आया तो रॉकफेलर ने अपनी आधी संपत्तियों को वॉल स्ट्रीट को बचाने के लिए दांव पर लगा दिया। एक मिनट, मतलब जिस सरकार से उनकी लड़ाई चल रही थी उसी देश की अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए उन्होंने अपनी आधी दौलत रिस्क पर डाल दी। हाँ, क्योंकि वो अपनी दौलत को सिर्फ अपनी जागीर नहीं बल्कि समाज के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मानते थे। महानता की उनकी परिभाषा बहुत ही स्पष्ट थी। लड़ते हुए अपनी जान दी थी, ना कि उस पद में जो उस अधिकारी को मिला हुआ था। रॉकफेलर अपने बेटे को यही समझाना चाहते थे कि महानता किसी कुर्सी या बैंक बैलेंस से नहीं आती। महानता इस बात से तय होती है कि आपने मानवता और समाज के लिए क्या योगदान दिया है। बिल्कुल सही। ये नजरिया रॉकफेलर की शख्सियत को एक अलग ही गहराई देता है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटने की कोशिश करें तो हमने देखा कि सफलता कोई जन्म से मिला अधिकार नहीं है। इसे अपने संसाधनों को समझकर और किस्मत को डिजाइन करके हासिल किया जाता है। हमने समझा कि कैसे करोड़ों के आइडियाज तब तक बेकार हैं जब तक उन्हें बिना किसी बहाने के जमीन पर न उतारा जाए। और साथ ही हमने देखा कि व्यापार के जंगल में लालच, कठोर प्रतिस्पर्धा और व्यवहारिक सहयोग कैसे एक साथ चलते हैं। और इन सब के ऊपर कैसे एक सच्चा लीडर अपने लोगों का सम्मान करता है और अपनी सफलता को समाज की जिम्मेदारी के रूप में देखता है। ये 38 खत वाकई एक ऐसा ब्लूप्रिंट है जो सिर्फ पैसे का विज्ञान नहीं बताते बल्कि मानवीय स्वभाव, मनोविज्ञान और कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति का पूरा अध्ययन है। एक ऐसा माइंडसेट जो किसी भी मुश्किल समय में ढाल का काम कर सकता है। बिल्कुल। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले स्रोत सामग्री के पत्र 34 में एक बहुत ही जबरदस्त और सोचने पर मजबूर कर देने वाला विचार दिया गया है जिस पे अभी तक हमने बात नहीं की। वहां मछुआरों को लेकर एक रूपक या मेटाफर का इस्तेमाल किया गया, एंगलर और फिशरमैन का। हाँ, ये मेटाफर रणनीति को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। देखिए, एंगलर वो मछुआरा होता है जो सिर्फ एक जगह पर अपना कांटा डालता है। वो उसी एक तरीके पर निर्भर रहता है और बस उम्मीद के सहारे बैठा रहता है। हो सकता है उसे मछली मिल जाए और हो सकता है वो खाली हाथ लौट जाए। बिल्कुल। लेकिन दूसरी तरफ होता है फिशरमैन। वो कोई कांटा लेकर नहीं बैठता, वो एक बहुत बड़ा जाल फेंकता है। वो अपनी संभावनाओं के दायरे को बहुत बड़ा कर लेता है और रणनीतिक रूप से अपने कई विकल्प खुले रखता है। और यही वो फर्क है जो एक आम व्यापारी और रॉकफेलर जैसे साम्राज्य बनाने वाले के बीच होता है। एकदम सही। तो श्रोताओं के लिए आज का हमारा आखिरी सवाल यही है, आप लोग अपने जीवन के लक्ष्यों को कैसे हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या किसी एक ही कांटे के सहारे बैठे हुए बस सफलता का इंतजार किया जा रहा है, या फिर रॉकफेलर की तरह संभावनाओं का एक बड़ा जाल बिछाकर रणनीतिक रूप से बाजार को घेरा जा रहा है? जिस ब्लूप्रिंट की हमने शुरुआत में बात की थी, वो ब्लूप्रिंट क्या महज एक कमरे का है या फिर एक पूरे साम्राज्य का? ये एक ऐसा सवाल है जो चीजों को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। इस विचार के साथ हम इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान और रणनीतियों की इस दुनिया में खोजबीन करते रहिए।